नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। समुच्चय का हमारा ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में टोटल हम 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहला हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय जिसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। दूसरा हमारा क्या है, परिमित और अपरिमित समुच्चय जिसे हम बोलते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तीसरा हमारा क्या है, समान समुच्चय जिसे हम बोलते हैं इक्वल सेट। समझ में आ गया ना। इन तीनों चीजों को हम इस वीडियो में जानेंगे क्योंकि इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर आधारित हमारा प्रश्नावली नंबर 1.2 दिया गया है। समझ में आ गया ना। तो प्रश्नावली को समझने के लिए हमें इन तीनों चीजों को समझना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रिक्त समुच्चय हमारा क्या होता है। आप सभी लोग हेडिंग डालिए रिक्त समुच्चय जिसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। इंग्लिश मीडियम से जो है वो एम्प्टी सेट डालेंगे और जो हिंदी मीडियम से है वो रिक्त समुच्चय डालेंगे। ठीक है, अब साथ चाहे दोनों को भी एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम ये समझते हैं कि जो हमारा रिक्त समुच्चय है इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये इसका जो अर्थ है क्या निकल के आएगा रिक्त समुच्चय का। जैसे कि आपने जब एग्जाम दिए होंगे तो उसमें दिया रहता है कि खाली स्थान को भरिए। क्या दिया रहता है, खाली स्थान को भरिए या रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला जाता है। ठीक है, तो रिक्त मतलब जो होता है खाली होता है। रिक्त स्थान का मतलब हो जाता है खाली, जैसे कि लड़कियों का दिमाग ये बिल्कुल खाली होता है। ठीक ना, ये बिल्कुल रिक्त समुच्चय की तरह होता है, बिल्कुल खाली होता है। समझ में आ गया ना। चलिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दी गई है 1, ठीक है, और साथ ही साथ दी गई है 2 है, 3 है, ठीक ना, 4 दिया गया है, फिर ऐसे करके एक बजे छोड़ के फिर सीधे 6 दे दिया गया है, 7 दे दिया गया है, 8, 9 और 10 यहाँ तक दिया गया। ठीक ना, हमें इसमें ये देखना कि क्या ये हमारा रिक्त समुच्चय है या रिक्त समुच्चय नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये समुच्चय है कि नहीं है। सबसे पहले हम ये देखेंगे समुच्चय है कि नहीं है। तो टोटल हमें 10 संख्या मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमें कितनी संख्या मिल रही है, 9 संख्या मिल रही है। तो हमने लिखा कितना है 10। इसमें से हमें एक को पूर्ति करना है। क्या करना है, एक को पूर्ति करना है। जो खाली हो, जो खाली हो वही हमारा रिक्त समुच्चय हो जाता है। ये हमारा क्या रिक्त समुच्चय, समुच्चय तो है ही। 10 हमको हमारे दिए गए 1 से 10 तक हमारी संख्या दी गई है। तो ये क्या हमारा एक संग्रह है, 10 संख्याओं का एक हमारा संग्रह है कि नहीं है। 10 संख्याओं का हमारा एक संग्रह, तो ये हमारा एक समुच्चय है। लेकिन यहाँ पर बीच में देखिए एक संख्या में भरनी है। क्या भरनी है, वो 5 है। 5 को जब हम भरेंगे तब हमारा ये अगर पूरा दिया रहता है 1 से लेकर 10 तक पूरा दिया रहता है तो ये हमारा रिक्त समुच्चय जो है वो नहीं होता है। रिक्त समुच्चय का मतलब हो जाता है जो खाली हो। खाली का मतलब यही होता है, जैसे कि हमारे पास दिया गया है 1 2 3 4, उसके बाद एक बिंदु गायब करके दिया है 6 7 8 9 10, एक इसमें गायब है, 5 नहीं इसमें। तो ये हमारा क्या है, 10 संख्याओं का एक रिक्त समुच्चय है। क्या है, 10 संख्याओं का एक रिक्त समुच्चय है। इसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय जो खाली हो। जैसे कि हमने अभी आपको बोला लड़कियों का दिमाग। समझ में आ गई बात ना। चलिए और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, आप अपने कॉलेज में गए, वहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, आप क्लासरूम में गए, ठीक ना, वहाँ पर कोई छात्र नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है, ठीक ना, दरवाजा बंद है, सिर्फ उसमें बेंच रखी गई है, ठीक ना, कुर्सियां हैं, बेंच है, ये सब रखी गई है, ठीक ना। तो क्या दरवाजा बंद है, तो ये जो हमारा कुर्सियों का संग्रह है ना, ये एक समुच्चय है। जो हमारी कुर्सियों का एक संग्रह बनता है ये हमारा एक समुच्चय है, क्योंकि बाहर दरवाजे तो बंद, कोई अंदर आएगा नहीं ना कोई बाहर जाएगा, ठीक ना। तो उसमें सिर्फ कोई छात्र नहीं, सिर्फ कुर्सियां रखी गई हैं, ठीक है। तो ये कुर्सियों का संग्रह है, तो ये हमारा एक समुच्चय है। लेकिन अब कुर्सियों का संबंध किससे होता है, छात्र से होता है, ठीक ना। बेंच का संबंध किससे होता है, छात्र से होता है, स्टूडेंट से होता है। अगर बेंच रहेंगी स्टूडेंट नहीं आएंगे तो बेंच का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कॉलेज में बेंच का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट आते हैं बेंच पे बैठते हैं, तो बेंच का संबंध और स्टूडेंट का संबंध दोनों एक ही होता है, मतलब इनका संबंध आपस का होता है। समझ में आ गया ना। तो यह एक समुच्चय है, लेकिन कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। कैसे रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसका जो संबंध होता है वो छात्र से होता है, छात्र इसमें है नहीं। जब इसमें छात्र है नहीं तो इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। समझ में आ गया ना। समुच्चय तो है, लेकिन ये जब कुर्सियों का आप क्लासरूम में गए, ये जो संग्रह बनेगा वो कौन सा बनेगा, रिक्त समुच्चय का संग्रह बनेगा। समझ में आ गया ना। यही हमारा होता है रिक्त समुच्चय। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिया गया है, इससे ज्यादा जो वो कुछ भी नहीं दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया है एक इक्वेशन है बी, ठीक ना। बी बोल रहा है, इसको हम मझले ब्रैकेट में हमेशा करते हैं, रोस्टेड रूप में हम हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक ना। तो x रेशियो x मान लीजिए, x रेशियो x जो एक संख्या है, मान लीजिए क्या है, एक संख्या है, या एक संख्या में कक्षा 9, ठीक ना, ऐसे बोलते हैं 9, रोमन अंक में लिख रहा हूँ 9 और, ठीक ना,
10 एक विद्यार्थी है, मान लीजिए एक संख्या, एक जो संख्या हमारी दी गई है 9 और 10, कक्षा 9 और 10 में दिया गया है, तो एक विद्यार्थी जो है वो, या विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी, ठीक ना, पढ़ेगा, विद्यार्थी है ऐसा बोलते हैं, विद्यार्थी है ऐसा बोल दीजिए। मान लीजिए ये हमारा कहने का मतलब ये है कि एक संख्या हो या एक कॉलेज, ठीक ना, उसमें जो है 9 और 10 दो क्लास दिए गए, ठीक ना। अगर आप इंटर कॉलेज की बात करते हैं तो वहां पर आपको 1 से लेकर 12 तक क्लास दिया जाता है, तो 1 से लेकर 12 तक यानी टोटल 4 क्लास होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, क्योंकि मैं आपको रिक्त समुच्चय समझा रहा हूँ, ठीक ना, इसको समझाना ही मेरा धर्म है। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट दिया गया, ठीक है, एक स्टूडेंट है, दिया नहीं गया, एक स्टूडेंट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक ही दिन में, वो एक ही समय में, क्या वो दो अलग अलग क्लासों में बैठ के पढ़ सकता है? अब आप ये बोलोगे सर ये कैसे होगा कि एक ही स्टूडेंट एक ही समय में दो अलग अलग क्लास में बैठ के पढ़ सकता है? ये नहीं पढ़ सकता। क्यों? अगर जब ये नहीं पढ़ सकता है तो यही हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है। जो खाली हो वही हमारा रिक्त समुच्चय है। समझ में आ गई बात ना? तो ये हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय। कैसे है? क्योंकि देखिए यहाँ पे कक्षा 9 कक्षा 10 दिया गया, तो विद्यार्थी हमारा क्या है, वो एक ही जगह बैठ के पढ़ सकता है, या तो कक्षा 9 में पढ़ेगा या तो कक्षा 10 में पढ़ेगा। एक तो खाली रहेगा, एक तो खाली रहेगा, जो खाली रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। जो खाली है वही हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है। समझ में आ गई बात ना? अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक और दिया गया है, इक्वेशन ए दिया गया, ठीक ना। इसमें हमारे पास दिया गया एक्स रेशियो एक्स, ठीक ना, एक्स रेशियो एक्स में दिया गया है। तो एक विद्यार्थी है, ठीक ना, संख्या के रूप में लिखते हैं हम, संख्या। एक विद्यार्थी जो है वो कक्षा 10 में पढ़ रहा है। कितने? कक्षा 10 में पढ़ रहा है, ठीक ना। एक विद्यार्थी कौन सा है? एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी कक्षा 10 में पढ़ रहा है, ठीक ना। तो विद्यार्थी एक है तो कक्षा 10 में पढ़ रहा है, तो एक ही क्लास में पढ़ रहा है, मतलब हम उसको गिन सकते हैं, उस क्लासरूम में जाके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो सकता है, रिक्त समुच्चय हमारा ये नहीं है, सिर्फ ये हमारा समुच्चय है। समुच्चय में कई समुच्चय होते हैं, जैसे कि हम आपको बोले हैं, जब हम स्टार्ट कर रहे थे समुच्चय को तो हम आपको बताए थे कि इसमें कई सारे समुच्चय हमें समझना है, टोटल 9 समुच्चय को हमें समझना है इसमें, है ना। तो उसी प्रकार से हमारा है, समुच्चय तो है लेकिन ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसमें कोई खाली नहीं है। पहले वाले में क्या था, 2 था, एक 9 था, एक कक्षा 9 एक कक्षा 10 था, ठीक ना। तो इसमें एक तो खाली रहेगा, तो एक ही स्टूडेंट दो क्लास में एक ही समय नहीं पढ़ सकता, एक ही नहीं पढ़ेगा, तो एक खाली रहेगा। तो जो बी वाला हमारा है वो रिक्त समुच्चय खाली इसमें है, और जो ए वाला है उसमें एक ही क्लास में एक ही लड़का पढ़ रहा है, तो हम उसको गिन सकते हैं। तो एक लड़कों का संग्रह हो गया, क्या हो गया, एक लड़कों का संग्रह हो गया या समुच्चय हो गया जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं, ये खाली नहीं है। समझ में आ गया ना? यही हमारा होता है रिक्त समुच्चय। जो खाली हो वही हमारा रिक्त समुच्चय है, और जो खाली ना हो वो हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। समझ में आई बात की नहीं आई आपको? चलिए, समझ में आ गई है? फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे डेली आपको शाम 6 बजे वीडियो मिलते रहेगी और आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक ना। रिक्त समुच्चय जो आपका था वो कंफर्म हो गया है ना। देखिए मैं कहता हूँ, मैंने आपको 3 चीजें बोली हैं, एक तो परिमित अपरिमित, ठीक ना, एक रिक्त समुच्चय, एक समान समुच्चय। देखिए आप जो समझ रहे हैं ना, जो मैं नाम बोल रहा हूँ, आप उसी नाम से देखकर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसका मतलब क्या हो जाता है। समझ में आ गया ना, इसका मतलब क्या हो जाता है। क्योंकि देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप लोग क्या करना ना, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप ना, बोर्ड एग्जाम की तैयारी धुआंधार करिए, बिल्कुल दिल खोल के करिए। क्योंकि देखिए आप किसी से लक्ष्य का पता मत पूछिएगा, पहाड़ जो होता है वहां से नदियां निकलती है, पहाड़ों से नदियां निकलती है। समझ में आ गया ना? जब नदियां चलती है ना, बहती है ना, तो वो किसी से समंदर का रास्ता नहीं पूछती, अपने आप ही जाके समंदर में मिल जाती है। समझ में आई बात की नहीं आई आपको? चलिए, रिक्त समुच्चय जो हमारा वो खत्म हो गया, यही हमारा रिक्त समुच्चय था, ठीक ना। अब हम बात करते हैं परिमित और अपरिमित की। परिमित और अपरिमित, नाम से पढ़िए, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। दूसरा हमारा है परिमित, हेडिंग आ रही है आप सभी लोग, परिमित और अपरिमित, ठीक ना, जिसे हम बोलते हैं फाइनाइट, FINI, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ठीक ना, INFINITE, इनफाइनाइट सेट्स, ठीक ना। ये हमारा यहाँ पे समुच्चय रहेगा, समुच्चय में ऐसे लिख दूँ या नहीं लिखूँ कोई दिक्कत नहीं है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। आप सभी लोग हेडिंग डाल दिए हैं। देखिए
फाइनाइट। सबसे पहले हम इसलिए समझाते हैं कि फाइनाइट हमारा होता है फाइनाइट। फाइनाइट जिसे बोलते हैं परमिट। परमिट परमिट का मतलब फाइनाइट या FINIT फाइनाइट। देखिए परमिट मतलब ये हो जाता है जिसको हम गिन सकते हैं। ऐसी संख्या होती है फाइनाइट जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, ऐसे करके दिए गए हमारे पास। ये संख्या हमारे पास दिए गए हैं 1 से लेकर 6 तक दिए गए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसको ऐसे गिन सकते हैं, ठीक है ना, जिसकी सीमा हो। ऐसे बोलिए कि जिसकी सीमा हो, मतलब जिसका कोई अंत हो। यूं बोल लीजिए कि जिसका कोई अंत हो उसको हम बोलते हैं परमिट या बोलते हैं फाइनाइट। समझ में आई बात को ना। इसमें यही होता है जिसको हम गिन सकते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है, ठीक ना, 6 अंकों का एक समुच्चय दिया गया है। कितने का? 6 अंकों का एक समुच्चय हमारा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, हम इसको गिन सकते हैं। गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? हम इसको गिन सकते हैं। जब हम इसको गिन सकते हैं तो यही हमारा होता है परमिट सेट यानी कि फाइनाइट सेट। समझ में आई बात की नहीं आई? ये समझ में नहीं आई आप सभी लोगों को? चलिए फिर से आपको एक बार मैं समझा देता हूँ कि परमिट का मतलब क्या हो जाता है। देखिए परमिट का मतलब ये हो जाता है जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक ना, जिसको हम गिन सकते हैं, या हम ये बोले जिसका कोई अंत हो, वही हमारा होता है परमिट। समझ में आई बात की नहीं आई आगे? चलिए जिनको समझ में आ गई है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। इससे आगे और कुछ दिया नहीं गया। परमिट और अपरमिट का मतलब यही होता है, ठीक ना। अब आप ये बोलोगे सर जी परमिट का मतलब जब ये होता है तो अपरमिट का मतलब क्या होता है? इसी का उल्टा कर दो भैया, इसी का उल्टा कर दो। जैसे ये हमारा परमिट है, ठीक ना, परमिट का मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यही दिया गया है, जैसे हमने आपको बोला था कि मतलब ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, ये हमारा क्या है? परमिट है, ठीक ना। या हम जिसे बोल देते हैं ABCDE, ये भी हमारा क्या है? एक परमिट है, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं। या तो हम इंग्लिश में से लिखें या अंकों में लिखें, ठीक है, या ABCD में लिखे, अंकों में लिखे, छोटा बड़ा में लिखे, कोई भी किसी भी प्रकार से लिखे। जिसको हम गिन सकते हैं वही हमारा परमिट होता है, और जिसको हम नहीं गिन सकते वो हमारा अपरमिट होता है। परमिट अपरमिट यही होता है, ठीक है ना। अब चलिए हम बात करते हैं अपरमिट की, ठीक है, इतना तो हम आपको समझा देते हैं। अपरमिट अपरमिट जिसे बोलते हैं इनफाइनाइट। जिसको हम नहीं गिन सकते, मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो। समझ में आई बात ना? जिसका कोई अंत ही ना हो, जैसे कि लड़कियों का प्यार करने का तरीका, इसका कोई अंत नहीं है। समझ में आई ना? तो ये हमारी एक अपरिमित रूप हो गई है। समझ गया कि ना आपको? तो यही हमारा होता है। परिमित का मतलब होता है जिसका अंत हो, अपरिमित का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यही संख्या दी गई है, ठीक ना, मध्य ब्रैकेट में 1 2 3 डॉट डॉट करके ऐसे हमारे पास दिया गया है। मतलब ये कहाँ तक दिया गया कोई पता नहीं है, ठीक ना। और एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी हम देखते हैं, जैसे कि रोस्टेड रूप में हम लिखते हैं तो हम उसको मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक ना। अगर हम समुच्चय निर्माण करते हैं, समुच्चय का निर्माण करते हैं, तब भी हम उसको मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक ना। ये तो सभी को पता है, मझले ब्रैकेट में हम इसको हमेशा लिखते हैं। लेकिन जब बात आ जाए अपरिमित की, जब बात आ जाए अपरिमित की, और अपरिमित में हम कभी भी मझले ब्रैकेट में नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि देखिए इसका कोई अंत नहीं होता है, इसका कोई अंत नहीं होता। तो ये कहाँ तक गया है किसी को नहीं पता है, कहाँ तक गया है ये किसी को नहीं पता है। तो उसी प्रकार से हमारा 1 से शुरू है 3 तक गया, डॉट डॉट करके आगे तक कहाँ तक गया है इसका कोई पता नहीं है। ये हमारा क्या है? अपरिमित है, जिसका कोई अंत ना हो, जिसको हम गिन ना सके, वही हमारा क्या है? अपरिमित है। समझ में आई बात कि नहीं आई आपको? चलिए कुछ एग्जांपल दे देते हैं आपको समुच्चय से रिलेटेड, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया हो परिमित और अपरिमित में आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया हो एक सप्ताह में W का प्रयोग होता है कि नहीं होता है। क्या बोल रहा है? एग्जांपल के तौर पे W, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W परमित है, ये मान लीजिए, ठीक ना। एक सप्ताह में W का प्रयोग होता है, ठीक ना, W का प्रयोग होता है। तो जब W का प्रयोग होता है, ये तो कंफर्म है ना, जब होता है मतलब W तो एक सप्ताह में एक ही बार आएगा, है, सप्ताह में तो एक ही बार आएगा, तो हम इसको गिन सकते हैं।
गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए डब्ल्यू का मतलब होता है वेडनेसडे, वेडनेसडे का मतलब होता है बुधवार होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू वेडनेसडे सप्ताह में एक बार आता है, तो ये हमारा क्या परिमित है, क्या हमारा है ये परिमित है। समझ में आ गया कि नहीं आ गए, ये हमारा क्या है परिमित है, हम इसको गिन सकते हैं। तो ये जो सप्ताह में एक बार आएगा हमारा डब्ल्यू, ये हमारा क्या परिमित है। समझ में आई ना, तो ये हमारा क्या परिमित है, सभी को पता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए जी किसी रेखा पर स्थित है, जैसे मान लीजिए जैसे बोल दीजिए जी किसी रेखा पर स्थित है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ऐसे करके देखिए, हाँ इसको मैं हटा रहा हूँ, क्या आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि जो है जो जी जो है वो किसी रेखा पर स्थित है, ठीक है ना, किसी रेखा पर स्थित है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये परिमित है कि अपरिमित है? बता सकते हैं कि परिमित है कि अपरिमित है? नहीं बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे बोला जी किसी रेखा पर स्थित है, ये नहीं पूछा कि एक रेखा पर स्थित है, दो रेखा, अंक कोई नहीं दिया है इसमें, जो है वो अंक कोई नहीं दिया कि एक रेखा पर स्थित है, दो तीन की चार, कोई किसी पर दिया ही नहीं है। ये बोल रहा है कि जी जो किसी रेखा पर स्थित है। जब किसी रेखा पर स्थित है इसका कोई अंत नहीं है कि कौन सी रेखा पर स्थित होगा और कहां तक स्थित होगा, ये कुछ नहीं दिया है। तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये अपरिमित हो, ये हमारा क्या है अपरिमित हो गया, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक ना। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, और जिसका अंत हो, जैसे कि मान लीजिए यदि डब्ल्यू जो है, यदि क्या बोला डब्ल्यू जो है सप्ताह के दिनों का एक समुच्चय है तो डब्ल्यू परिमित है। जब डब्ल्यू है सप्ताह के दिनों का एक समुच्चय, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक सप्ताह में या सब एक सप्ताह डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है, एक सप्ताह में डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। वेडनेसडे आता है तो ये एक सेट है, क्या है एक सेट है, किसका एक का सेट है, ठीक ना। इसका प्रयोग किया जाता है, हफ्ता में ये एक बार आता है या सप्ताह में एक बार आता है या वीक में एक बार आता है, जो भी बोले, हफ्ता बोले या सप्ताह बोले, ठीक ना, या हम वीक बोले, तो सब एक ही है, मतलब डब्ल्यू का प्रयोग होता है। जब जहां पर डब्ल्यू का प्रयोग होता है वह परिमित है, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, एक ही बार होता है, ये हमारा परिमित है। और यहाँ पे देखिए जी किसी रेखा पर स्थित है तो ये अपरिमित है, मतलब किस रेखा पर स्थित है ये नहीं पता है, मतलब किसी रेखा पर स्थित है लेकिन किस रेखा पर स्थित है ये नहीं पता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है अपरिमित हो जाता है। परिमित और अपरिमित में यही अंतर होता है। समझे कि नहीं बात को, समझे आप लोग। चलिए इनको समझ में आ गया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं आप जो तैयारी कर रहे हैं ना बोर्ड एग्जाम की है, ये यही से लेवल शुरू होता है, यही से जो लेवल शुरू होता है। जैसे कि मैं बोल दूं, आप अपने मन को एकाग्र करके ध्यान से अगर समझेंगे ना तो सब कुछ समझ ले जाएंगे, ठीक ना। आपका जो मूल्य है वो तब होगा, ध्यान दीजिएगा, दीपक सोने का हो या फिर मिट्टी का हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है उसके लौ का, ठीक है। जो दीपक जलता है उसका फर्क पड़ता है लोगों को। समझ में आया कि नहीं आया बात को। चलिए जिनको समझ में आ गया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। चलिए ये तो हमारा तीन खत्म, दो खत्म हो गया, परिमित अपरिमित खत्म हो गया है, रिक्त समुच्चय खत्म हो गया। अब हमारा क्या बता है समान समुच्चय, क्या बचा है समान समुच्चय। अब समान समुच्चय है, आप इसको नाम से भी समझ सकते हैं, इक्वल सेट। क्या हमारा है ये इक्वल सेट, इक्वल सेट का मतलब आप सभी लोगों को पता है क्या होता है समान। तीसरा समान समुच्चय, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इक्वल सेट, ई क्यू यू ए एन, इक्वल सेट, इक्वल सेट समान समुच्चय। जैसे कि मान लीजिए हम आपको ये बोले कि एक लड़की का दिमाग दूसरे लड़की के दिमाग से मिलता है, देखिए एक इक्वल है, समान है, ये बात सही है। लड़कियों का दिमाग एक ही होता है, कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन लास्ट में आती अपने रंग पर ही आती है, ठीक ना। तो ये जो है एक प्रकार से समान समुच्चय है, एक ही झुंड की लड़कियां होती है। लड़कियों का कई संग्रह है, मान लीजिए लड़कियों का समुच्चय जो है वो समान होता है, लड़कियों का समुच्चय जो है समान होता है, लड़कियों का समुच्चय समान होता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जानते हैं कैसे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि लड़कियों का जो समुच्चय है वो समान है। कैसे समान है कि वो उनके पास दिमाग नहीं होता है,
किसी भी चीज को समझने के लिए उनके पास क्षमता नहीं होती है कि नहीं है? जितने लोग सहमत है इस बात से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखिए लड़कियों का दिमाग इस रूप में इक्वल है, क्योंकि जो एक लड़की सोचती है वही दूसरी लड़की सोचती है? अगर एक ने किसी को धोखा दे दिया, दूसरे ने भी वही काम किया है। मतलब सभी लोग समान है, इक्वल है, किसी को कोई मेहनत नहीं करनी, जो करना वो लड़कों को करना है कि नहीं है? चलिए, ये तो हो गया हमारा समान इक्वल। जैसे कि मान लीजिए और भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सिर्फ लड़कियों का ही नहीं दूंगा, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जैसे कि मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि हमारे पास दिया गया है ए एक अवयव, ठीक ना, ए इक्वल 1 2 3 4, ठीक ना, 1 2 3 4 ये दिया गया है, और यहीं पर बोल दे कि हमारा बी भी दिया गया है, ठीक ना। तो बी 1 2 3 और 4, ये हमारा क्या है, ए और बी बराबर है। क्या है, ए और बी दोनों हमारा क्या है, इक्वल है। ए बी क्या हमारा दोनों है, बराबर है, या हम ए इक्वल बी बोले तो ए बी जो हमारा है वो क्या है, बिल्कुल बराबर है, ठीक ना। इक्वल मतलब समान, जिसमें अगर ए में जो संख्या है वही संख्या बी में भी है, ठीक ना। ऐसे भी हम देख सकते हैं जितनी संख्या हमारी ए में है उतनी संख्या हमारी बी में है। अगर हम इसको यहाँ से हटा करके अगर हम ये लिख दें 3 4 5 6, चार संख्या इसमें भी है, 1 2 3 4 और 3 4 5 6 इसमें भी है, मतलब समान है, इनकी संख्याओं का योग भी बराबर है कि नहीं है? तो मतलब ये इक्वल है, जो बराबर हो आपस में, एक दूसरे के समान हो, बराबर हो, वही हमारा इक्वल सेट कराता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया है, मान लीजिए मान लीजिए ए 6 से कम अभाज्य संख्याओं तथा पी 30 से अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय है। एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, उसको देख रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, ठीक ना। अगर जो हमारा ए दिया गया है समुच्चय, इसमें कैसे समझ में आएगा कि हमारा ये समुच्चय है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए एक समुच्चय दिया गया, कौन सा है, ए जो है वो एक समुच्चय दिया गया, ठीक ना। अब यहाँ बोल रहा है 6 से, क्या बोल रहा है, 6 से कम अभाज्य संख्याओं, 6 से कम अभाज्य संख्याओं पी जो है वो 30 है। क्या है, पी क्या बोल रहा है, पी 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय, पी 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय है। क्या है, समुच्चय। जैसे मान लीजिए 6 जो है वो ये जो है वो 6 के कम अभाज्य संख्या के पी 30 के अभाज्य गुणनखंड है। तो मतलब इसका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना होगा, 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। 6 से कम, यहाँ बोले 6 या 1 हमने लिख दिया है, यहाँ 6 से कम है, ठीक ना, किससे है, 6 से कम अभाज्य संख्या होगा, पी 30 के अभाज्य गुणनखंड, 6 से कम अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि हमारे पास दिया गया है 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5, ये हमारे क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। क्या हमारे ये अभाज्य गुणनखंड है। जब हमारे ये अभाज्य गुणनखंड है तो 6 से कम है, 6 से कम है तो 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय है, कितना है, 2 3 5, 2 3 5, यही हमारा है। समझ में आ गया ना, ये समान है, इसी प्रकार से देखा जाता है, क्या ये समान है, ठीक ना। और 30 के अभाज्य गुणनखंड है 6 से कम। समझ में आई कि नहीं आई। तो आप कुल मिला जुला कर बात ये को समझिएगा, बात यही समझिएगा कि जो संख्या आपस में बराबर होती है वही हमारा समान होता है, ठीक ना, बराबर और समान होता है। समझ में आई बात की नहीं आई है। चलिए, समान इक्वल तो आप समझ ही सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल इसके, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। समुच्चय के दूसरे प्रश्नावली को आज हम सॉल्व करेंगे। दूसरी प्रश्नावली हमारी जो दी गई है वो रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, इन तीनों समुच्चय के ऊपर हमारी यही प्रश्नावली बनी है। इससे पहले वाली वीडियो में हम आपको इन तीनों चीजों के बारे में बताए हैं, समझाए हैं, बिल्कुल शुद्ध भाषा में समझाए हैं। आप जाइए वहां पर देखिए और समझिए, क्योंकि डेली आपको शाम 6 बजे डेली आपको क्लास मिलते रहेगा, ठीक है। बस आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके उसको शेयर करना है, बस इतना काम करना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। बोल रहा है
निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? टोटल पहला क्वेश्चन हमारा ये बोला है कि कौन से इसमें रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। टोटल 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है। हम इसमें से 2 ऑप्शन आपको समझा रहे हैं, बाकी 2 तो खुद कर लेना। इसको समझने के बाद आप अपने आप ही कर लेना इसको, ठीक है। पहला क्या बोला है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। प्राकृतिक बोले या प्राकृतिक बोले एक ही बात है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। हमें इसमें से देखना कि क्या ये रिक्त समुच्चय के उदाहरण है या नहीं है, या यूं बोले कि क्या इसमें से कोई रिक्त समुच्चय है या रिक्त समुच्चय नहीं है। चलिए सबसे पहले हम आपको ये थोड़ा सा बता देते हैं कि रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है। रिक्त समुच्चय का मतलब हो जाता है खाली जगह। जैसे कि आपको जब पेपर दिए होंगे तो वहाँ पे कभी कभी बोर्ड में आ जाता है, बोर्ड पेपर में कि रिक्त स्थान को भरिए, खाली स्थान को भरिए। तो रिक्त स्थान मतलब क्या होता है, खाली जगह हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर वही होता है, रिक्त मतलब खाली जगह, समुच्चय खाली जगहों का समुच्चय। हम आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाए है ना, जाइए देखिए और समझिए। अब देखिए पहला है 2 से भाज्य। 2 से भाज्य जो संख्या होगी, जैसे कि 2 से भाज्य हमारा हो गया 4, ठीक ना, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 2 से भाज्य, ठीक ना। फिर क्या बोल रहा है, विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, विषम में क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, ठीक ना, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये सब हमारे समुच्चय, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 1 का अंतर, यहाँ पर भी हमारा 1 का, यहाँ पे देखिए 1 से 3 है, सीधे 2 का अंतर, ठीक ना। यहाँ 2 से 4 से सीधे 6 आ गया, 2 का अंतर, मतलब यहाँ पे खाली जगह घेर रहा है। दोनों में विषम संख्या बोले या सम संख्या बोले, दोनों में 2 का अंतर आ रहा है। जब अंतर है, जहां पर अंतर है या बोले जहां पे जगह है खाली हो, खाली स्थान हो, वहां पे हमारा क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। तो ये हमारा क्या पहला है, सही, मतलब रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। समझ में आई आपको बात ना। चलिए अब आपको और समझाते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, सम अभाज्य संख्याओं का योग। सम अभाज्य संख्या, अब जो हमारा यहाँ पे सम भी है, तो सम हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसे करके हमारे सम हो जाएंगे, ठीक है। अब सम अभाज्य, सम का मतलब क्या होता है, जो कट जाए। अभाज्य संख्या उसमें भी है, अभाज्य का मतलब जैसे कि हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, ये हमारे यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब ये जगह दोनों में क्या बोला, सम अभाज्य, दोनों साथ बोल रहा है, सम अभाज्य। जब दोनों साथ बोलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 करके मतलब ऐसे लिखते चलेगा, मतलब उसमें गैप नहीं रहेगा। सम अभाज्य बोला है ना, सम मतलब जो कट जाए, अभाज्य मतलब 1 2 3 4, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, ठीक है। तो सम और अभाज्य दोनों है, तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य दोनों संख्याओं का समुच्चय, 1 से लेकर 10 तक लिख देंगे, वो समुच्चय हो जाएगा। अब इसमें कोई जगह बच रही है, नहीं बच रही है, इसमें अभाज्य भी है और सम भी है, तो दोनों संख्या एक साथ आ गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय नहीं हमारा है, ठीक है। अब ऐसे लिख देंगे, नहीं रिक्त समुच्चय, समुच्चय। समझ में आई बात ना। अब यहाँ भी क्या बोला था, 2 से भाज्य, 2 से भाज्य भी क्या बोला, विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, फिर 2 से भाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये इसमें से अलग हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सम अभाज्य दोनों बोल दिया, सम अभाज्य संख्याओं का, बात समझ में आई ना। तो ये हमारा हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा समुच्चय, पहला वाला समुच्चय जो रिक्त समुच्चय है वो पहला वाला है, और जो दूसरा वाला वो रिक्त समुच्चय नहीं है। समझ में आई ना बात तो चलिए, समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं समझ में आई तो फिर भी आप प्रयास करते रहना, समझ में जरूरी आएगा, ठीक ना। क्योंकि आपसे बड़ा कोई चीज नहीं है, जो आप सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, जैसा है वैसा बन जाएगा, ये तो कई बार का नियम हमारा है, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन तो खत्म हो गया, 2 बचा है, 2 आप कर लेना, समझ लेना उसको, ठीक है। इसी प्रकार से बिल्कुल सेम वो भी रहेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्या ये रिक्त समुच्चय के ऊपर है, समान समुच्चय के ऊपर है, कि परिमित और अपरिमित समुच्चय के ऊपर है। देखते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है इसमें। दूसरे क्वेश्चन में, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। ये तो भैया परिमित और अपरिमित से पूछ लिया, परिमित और अपरिमित, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट से पूछ लिया है। तो इसमें देखिए टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला दिया है वर्ष के महीनों का समुच्चय, दूसरा दिया गया है मझले ब्रैकेट में 1 2 3 डॉट 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 करके दिया गया है, ठीक है। तीसरे में दिया गया मझले ब्रैकेट में 1 2 3 डॉट 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 99 100 तक दिया गया, ठीक ना। उसके बाद चौथे में क्या बोला है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, और पांचवें में बोला 99 में से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। इसमें से हमें ये देखना है कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है।
हमें ये तय करना है, ठीक है। मतलब कौन फाइनाइट है एंड कौन इनफाइनाइट है, बस इतना हमें देखना है। चलिए हम आपको बोले, सबसे पहले हम आपको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट यानी परिमित और अपरिमित बता देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, परिमित का मतलब हो जाता है जिसको हम गिन सके या जिसका अंत हो। दूसरी भाषा में बोले कि जिसका अंत हो। पहली भाषा क्या है, जिसको हम गिन सकते हैं, वही हमारा परिमित है। और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं और जिसका कोई अंत नहीं है वो अपरिमित है। बस इतना जानना है, ठीक है। तो पहला क्या बोला है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, लेकिन हम उसको गिन सकते हैं। जब 12 महीने तो हम उसको गिन सकते हैं, तो 12 महीनों का एक समुच्चय हो गया। क्या हो गया, 12 महीनों का एक समुच्चय हो गया है। तो जब जिसे हम गिन सकते हैं वो हमारा क्या होता है, परिमित होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमित। परिमित समझ में आया ना, जिसे हम गिन सकते हैं वह हमारा परिमित है और जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वह हमारा अपरिमित है। अब देखिए दूसरे में क्या बोल रहा है, मझले ब्रैकेट में 1 2 3 डॉट 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 करके आगे तक दिया गया, ठीक ना। आगे तक कहां तक दिया है ये हमें नहीं पता है, ठीक ना। अगर इसी के आगे कोई और संख्या लिख दी होती तब तो हम गिन सकते हैं, लेकिन ये 1 से लेकर 3, 1 से 3, 1 2 3 तक शुरू किया है, उसके बाद कहां तक गया है ये हमको नहीं पता है। कहां तक गया ये हमको नहीं पता है, लेकिन गया है, इसका कोई अंत नहीं है। कितनी संख्या है इससे हमें पता नहीं है, ठीक ना। अभी तक किसी को नहीं पता कि इस दुनिया में कितनी संख्याएं हैं, ठीक ना। तो कहां तक गया ये हमें पता नहीं। जब हमें पता नहीं, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, वह हमारा क्या होता है, अपरिमित होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित। क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, ठीक ना। और तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा ध्यान दीजिएगा कि मझले ब्रैकेट में 1 2 3 डॉट डॉट करके दिया है 99 100, मतलब 1 2 3 करके दिया है, फिर डॉट डॉट करके बीच में दिया गया है, फिर 99 दिया गया और 100 दिया गया। मतलब ये जो हमारी संख्या है 1 से और 100 के बीच में है। कहां से है, 1 से और 100 के बीच में है, मतलब हम इसको गिन सकते हैं, ठीक ना। मतलब 1 से शुरू किया 100 तक गई, तो हम इसको गिन सकते हैं, ठीक ना। जिसको हम गिन सकते हैं या जिसका अंत हो वह हमारा क्या होता है, परिमित होता है। 1 से शुरू हुआ 100 तक गया, 1 से शुरू हुआ 100 तक गया, तो ये हमारा क्या है, परिमित है, जिसको हम गिन सकते हैं, फाइनाइट हमारा है, ठीक ना। तो इसको क्या बोलेंगे, परिमित। परिमित समझ में आई बात ना। अब देखिए चौथा क्या बोला है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ये हमें नहीं पूछा है। और 100 से बहुत सारी संख्याएं बड़ी है, 100 से बहुत सारी संख्याएं बड़ी हैं और धन पूर्णांक में हो तो भी हमें नहीं पता है। मतलब ये अपरिमित है, हम इसको नहीं गिन सकते हैं कि 100 से कितनी बड़ी संख्या तक दिया गया, मतलब ये अनंत तक दिया गया है, जिसका कोई अंत ना हो। समझ में आई ना। अगर यही बोला कि 100 से 200 के बीच में कितनी धन पूर्णांक है, संख्याएं हैं, तब तो हमें पता है 100 से 200 के बीच में हम इसको गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ भी क्या बोला है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब कहां तक गया है ये तो हमें पता नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। जब इसका कोई अंत नहीं हो तो ये हमारा क्या हो जाता है, अपरिमित हो जाता है, मतलब इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक ना। हम इसको क्या लिखते हैं, अपरिमित। अपरिमित, ठीक ना, जिसे हम इनफाइनाइट बोलते हैं इंग्लिश में। अब पांचवें में क्या बोल रहा है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब इसको तो आप कर ही लेंगे, नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, बता दे रहा हूँ। देखिए 99 से छोटे, 99 संख्या हमारी लास्ट दी गई है, इतना याद रखना। जो हमारी 99 संख्या है वो लास्ट की संख्या दी गई है। अब बोला 99 से छोटे, 99 से छोटे 98 97, मतलब इससे कम रहेंगे, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभी इससे हमें नहीं मतलब है, अभाज्य पूर्णांकों को संख्या हो या भाज्य पूर्णांकों को संख्या हो, इससे हमें नहीं मतलब है। हमें क्या बोल रहा है कि 99 से छोटे, जब 99 से छोटे बोल दे तो हम इसको गिन सकते हैं। 99 के तो आगे जाएगा नहीं, 99 से कम ही रहेगा, क्योंकि 99 से छोटे बोला है। बाकी ये अभाज्य हो या भाज्य, कोई भी संख्या हो, सम हो, विषम हो, भाज्य, अभाज्य, इससे नहीं मतलब हमें है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि 99 से छोटा है। जब 99 से छोटा यानी कि 99 से कम है तो 98 होगा लास्ट में, और शुरू से 1 होगा और लास्ट में 98 होगा, यही हमारा होगा ना। तो जिसको हम गिन सकते हैं ये हमारा क्या है, परिमित है। जिसको हम गिन सकते हैं परिमित, और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वो अपरिमित। ये हमारा क्या है, परिमित। समझ में आई बात ना, परिमित और अपरिमित। दूसरा क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। दूसरे क्वेश्चन में टोटल 5 दिए गए थे, हमें इन पांचों को समझना था कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। पहला वाला परिमित, दूसरा वाला अपरिमित, फिर तीसरा वाला परिमित, चौथा वाला अपरिमित, पांचवा वाला परिमित है। मतलब फाइनाइट, इनफाइनाइट,
फाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट, बस। समझ में आया ना आपको? चलिए, जिनको समझ में आ गया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया है, हम आपको फिर से समझाएंगे, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरे वाले को देखते हैं कि क्या ये कह रहा है, हमसे बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। वही वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 था, वही क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, ठीक ना। उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं दिया गया है, हमें इसमें भी देखना कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। टोटल इसमें भी 4-5 क्वेश्चन थे, बट हमने इसको क्या कर दिया, 2 ही क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे इसको। क्यों? क्योंकि देखिए इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं परिमित और अपरिमित के, ठीक ना। तो ये हो गए 7 हो गए, बाकी तो आप जो बचेगा वो तो कर ही ले जाएंगे, है कि नहीं है। चलिए इसमें क्या बोला है, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, x अक्ष के समांतर। अब मान लीजिए हमारे पास कोई रेखा गई है x, ठीक ना, हमारे पास कोई रेखा है x अक्ष पर, ठीक है। अब ये समांतर x अक्ष के समांतर, समांतर मतलब इसके जो जाएगी रेखा, इसके समांतर में बहुत सारी रेखा, मतलब हम इसको गिन नहीं सकते हैं। ये रेखा निकल गई, ये रेखा निकल गई, ऐसे कैसे निकल गई, मतलब बहुत सारी रेखाएं हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो गए, x अक्ष समांतर रेखाओं का समुच्चय। अपरिमित है भैया, ये अपरिमित है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। ये कहाँ तक गया, इसका रेखा कौन है, कैसे है, इसको हम पता नहीं लगा सकते हैं। अगर ये बोल दे x अक्ष और y अक्ष के, ठीक है, जैसे बोल दे हमारे पास एक रेखा दी गई है, एक x है एक y है, ठीक ना, हम इसको गिन सकते हैं। x से शुरू हो गई, y पे खत्म हो गई, ऐसे हम गिन सकते हैं। लेकिन सीधे बोल दीजिए कि x अक्ष से शुरू है, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो ये नामुमकिन है। कितनी रेखाएं हैं कुछ पता नहीं है। अब जिसका हमें पता ना हो उसको आप पता ही, आपको क्या कहना है, अपरिमित कहना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, ठीक ना, अपरिमित, इनफाइनाइट, ठीक ना। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षरों का समुच्चय। तो बहुत ही सिंपल है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं, टोटल 26 अक्षर होते हैं। जब 26 अक्षर है तो हम इसको गिन सकते हैं। अरे ये 26 नहीं गिन पाओगे, 1 2 3 4 5 करके 26 तक गिन ले जाओ, बस खत्म। जब जिसको हम गिन सकते हैं उसको क्या कहते हैं, आपको तो पता ही है, परिमित कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, परिमित। समझ में आया ना, परिमित और अपरिमित क्या होता है, टोटल यही हमारा दिया गया, परिमित और अपरिमित। हमें यही देखना है, जो परिमित है और अपरिमित को देखना, बस इतना देखना, ठीक ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया है, बाकी परिमित और अपरिमित से जो क्वेश्चन बचा आप उसको कर लेना, समझ लेना, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसको कैसे करना है, ठीक ना। बोल रहा है निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। मतलब इसमें a बराबर b, a और b दोनों बराबर है कि इसमें ये दोनों भी जो बराबर नहीं है, ये भी हमें बताना, ठीक है। क्या बराबर है या बराबर नहीं है, हमें ये बताना है। तो a b एक में दिया गया, ठीक ना। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं, बाकी जो 2 समझा देंगे आपको ना, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब ये हमारा कहाँ से पूछा है, समान, ठीक ना, किसे, समान समुच्चय, यानी कि इक्वल सेट से हमारा पूछा, ठीक ना। अब इक्वल सेट क्या होता है, समान का मतलब आपको पता है, जो आपस में बराबर हो वही हमारा समान होता है। तो देखिए a बराबर क्या दिया है, मध्य ब्रैकेट में a b c d, ठीक ना, ब्रैकेट बंद कर दिया है। फिर b में क्या दिया है, d c b a, ये देखना है। तो हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे, जहां समान समुच्चय की बात आ जाए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया है a इक्वल मध्य ब्रैकेट में 1 2 3 4 ब्रैकेट बंद, b इक्वल दिया गया मध्य ब्रैकेट में 4 2 1 3, ये हमारे पास दिया गया, ठीक ना। देखिए संख्या अगर हमारी वही है, अगर सिर्फ आगे पीछे करके दिया गया है, तब तो हमारा ये बराबर होगा, ठीक ना, a बराबर b। अगर संख्या वही है, जैसे इसमें दिया गया है 1 2 3 4, 4 दिया गया इसमें भी है, अब 4 2 1 3 ये भी उसी में दिया गया, ठीक ना। मतलब 4 संख्या इसमें भी है और 4 संख्या इसमें भी है, 4 संख्या इसमें भी है। तो इस प्रकार से हम नहीं देखेंगे, हम किस प्रकार से देखेंगे, अगर इसमें 1 2 3 करके जो संख्या इसमें दी है वही संख्या इसमें भी दी है, तभी हमारा बराबर होगा। समझ में आई बात ना। अगर जो संख्या a में है और वही संख्या b में, आगे पीछे करके दिया उससे नहीं मतलब हमें है, हमें सिर्फ इससे मतलब है जो संख्या a में है वही संख्या b में होनी चाहिए। अगर दोनों संख्याएं बराबर है, मतलब जो a में है वही b में है, तब हमारा ये समान होगा, ठीक।
ठीक ना, समान समुच्चय होगा, इक्वल सेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब जैसे कि हम बोलते कि अगर हमारे पास ए इक्वल दिया गया है 2 है 4 है ठीक ना 6 है 8 दिया गया ठीक ना, इसमें 4 संख्याएं दी गई है। बी इक्वल इसमें अगर हम बोल दें कि इसमें हमारा दिया गया है 4 दिया गया है 6 दिया गया है 12 दिया गया है 10 दिया गया है ठीक है। अब 4 संख्याएं इसमें भी है और 4 संख्याएं इसमें भी, तो इसका मतलब तो ये नहीं हो जाएगा कि ये बराबर भी, ये भी बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें 2 दिया गया 4 दिया गया 6 8, इसमें 4 दिया गया 6 दिया गया 12 दिया गया 10 दिया गया। हमें संख्याओं को देखना, जो संख्या ए में हो वही संख्या बी में होनी चाहिए। समझ में आई ना, जो बी में हो वही ए में होनी चाहिए। संख्या कितनी है इससे नहीं मतलब है, अगर जो संख्या ए में जो संख्या रहेगी वही संख्या बी में है तो उतनी तो ही संख्या रहेगी। आगे पीछे करके दिया उससे कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे करके दिया उससे हमें नहीं मतलब है, बस संख्या हमारी वही होनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन में क्या यहाँ पर बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है ए इक्वल ए बी सी डी ठीक है, बी में क्या बोल रहा है डी सी बी ए, मतलब क्या इसका है ए बी सी डी इसमें भी है ए बी सी डी इसमें भी है, मतलब अंक इधर उधर करके दिया आगे पीछे करके लिखा उससे हमें नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब है सिर्फ अंकों से मतलब है ठीक है। तो ये हमारा ए बराबर बी, मतलब ये जो हमारा है वो ए बी जो है वो इसमें बराबर है। पहला वाला क्या है ए बी जो इसमें है बराबर है ठीक ना, जब बराबर रहेगा तो इक्वल लगेगा, जब नहीं बराबर रहेगा तो नॉट इज इक्वल टू ठीक ना। चलिए अब दूसरे में देख लेते हैं, ए बराबर क्या दिया गया 4 8 12 16 दिया गया ठीक ना, 4 8 12 16 दिया गया। बी में क्या दिया गया है 8 4 16 18 दिया गया ठीक ना। अब देखिए 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है, 12 इसमें है 12 इसमें नहीं है, 16 इसमें है 16 इसमें, 12 की जगह पे यहाँ 18 दे दिया गया है और यहाँ कितना दिया है 12 ठीक है। तो मतलब संख्या एक को गड़बड़ी है, संख्या एक की गड़बड़ी है, या तो 18 होनी चाहिए इसमें, अगर इसमें 18 तो इसमें भी 18 होनी चाहिए, अगर इसमें 12 है तो इसमें 12 होनी चाहिए ठीक ना। कहने का मतलब ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए नॉट इज इक्वल टू बी। हमें संख्या से नहीं मतलब, इसमें भी 4 संख्या इसमें भी 4 संख्या है, इससे नहीं हमें मतलब है, हमें मतलब सिर्फ किससे है संख्याओं से। संख्या आगे पीछे करके दी रहेगी उससे हमें नहीं मतलब है, हमें सिर्फ मतलब कितना है संख्या होनी चाहिए उसमें, बस इसी से हमें मतलब है ठीक है। और यही हमारा होता है समान समुच्चय, यानी कि इक्वल सेट हमारा यही होता है। समझ में आई बात ना। चलिए जिनको समझ में आ गया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखिए सुनिए, निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। ये बोल रहा है कि क्या यह जो समुच्चय दिए गए हैं इनका युग्म जो है वो समान है, इक्वल की बात यहाँ पर भी की जा रही है ठीक है। तो क्या यह इक्वल है, पहला बोला है ए इक्वल मध्य ब्रैकेट में 1 2 सॉरी 2 3, क्या बोल रहा है 2 3 बोल रहा है ठीक ना, ब्रैकेट बंद। बी इक्वल x रेशियो x, समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0 का एक हल है। क्या बोला 0 का एक हल है ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले इसी को सॉल्व कर देते हैं, क्या ये समुच्चय का एक युग्म है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला वाला क्या दिया गया हमारा है 2 है 3 है ठीक ना, तो ये हमारा क्या है 2 3 संख्या दी गई है ठीक ना। अब ये हमारा क्या दिया गया एक निकाय, एक जो बोले ये हमारा एक रोस्टर विधि में बोले या इसमें एक समीकरण दिया गया ठीक ना। अब इसमें क्या है समीकरण दिया गया है नहीं, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये समान कतई हो ही नहीं सकते हैं, कभी भी ये समान हो ही नहीं। इसमें इक्वल दिया गया, सो इसमें समीकरण दिया गया, उसमें एक हल भी है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है 2 3 बस, ये समीकरण है नहीं है। तो क्या ये दोनों बराबर है नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे नहीं, डायरेक्ट गुणा का चिन्ह मारेंगे, बस बात खत्म। अब दूसरा में क्या बोला है इक्वल x रेशियो x, शब्द एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू का एक अक्षर क्या है, फॉलो का एक अक्षर है ठीक है। बी में क्या बोला है y रेशियो y, शब्द ओ डब्ल्यू ओ एल एफ का एक अक्षर है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों अक्षर दिए गए, दोनों एक एक अक्षर है, जब एक एक अक्षर दोनों है तो दोनों क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे, अक्षर दोनों में है, क्या है अक्षर दोनों में, जब दोनों में अक्षर है तो वो क्या हो जाएंगे आपस में समान हो जाएंगे, मतलब ये क्या है युग्म समान है, मतलब ये सही का चिन्ह हमने लगा दिया, बातें आप समझ लेना ठीक ना। तो हम सीधे लिख देंगे पहला वाला हमारा नहीं है, मतलब ये समीकरण नहीं है समुच्चय का, ए बराबर नहीं है, ए और बी बराबर नहीं है, और ए और बी दूसरे में क्या है ये दोनों बराबर है आपस में ठीक ना, एक अक्षर दोनों का है तो ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। पांचवें क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिया गया था और दोनों को हमने कर दिया है ठीक है। अब चलिए देखते हैं सबसे लास्ट का, आखिरी का देखते हैं, छठा वाला, उसमें क्या दिया गया है, क्या बोला है देखते हैं। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, मतलब ए बी सी
DEFGH, एच तक हमारा दिया गया है समुच्चय, ठीक है ना। हमें इसमें देखना है कि क्या इसमें से कौन सा समुच्चय बराबर मिलता है कि कौन सा समुच्चय बराबर नहीं मिलता है, ठीक ना। हमें इसमें देखना है कि क्या कौन कौन सा समुच्चय आपस में बराबर है और कौन कौन सा समुच्चय आपस में बराबर नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं, तो ये हमारा कितना दिया गया है ब्रैकेट में 2 4 8 12। अब ध्यान दीजिएगा कि 2 4 8 12 कहीं और दिया गया है, इसमें बी में दिया गया है 1 2 3 4, सी में दिया गया 4 8 12 14, ठीक है ना। 1 2 3 1 4 2, ठीक है, फिर -1 1 0 डी 1 -1 0 1, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमारा ये है, ये जो हमारा है वो कहीं और नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। ये जो हमारा है वो कहीं और नहीं मिला है। बी जो हमारा है वो 1 2 3 4, ठीक ना, 1 2 3 4। अब डी में देखिए 3 1 4 2, मतलब यहाँ पे मिला, क्या मिला, डी बराबर डी। कैसे मिला डी बराबर डी, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 चारों संख्या लगातार दी गई है, ठीक ना। अब डी में क्या दिया गया 3 1 4 2, मतलब हम आपको ये बोले थे कि हमें सिर्फ संख्याओं से मतलब, जो संख्या ए में होनी चाहिए वही संख्या बी में होनी चाहिए, बाकी आगे पीछे करके दिया उससे नहीं मतलब, हमें संख्या सेम होनी चाहिए, ठीक ना। तो देखिए बी में भी वही है और डी में भी वही है, बस आगे पीछे करके दे दिएगा, ठीक ना। तो बी बराबर डी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कोई और संख्या मिले जो बराबर आपस में, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं सी में 4 8 12 14 कहीं और दिया गया है, 4 8 12 14 नहीं दिया गया, ठीक ना। ई में क्या दिया गया -1 1 दिया गया, ठीक ना। अब देखिए जी में 1 -1 ये भी दिया गया, आगे पीछे करके दिया गया उससे में नहीं मतलब हमें, आगे पीछे करके दिया गया उससे में नहीं मतलब है, ठीक ना। अब ई बराबर जी, ठीक ना, ये हमें मिला। बी बराबर डी, यानी कि बी जो है वो डी के बराबर में है और ई जो है वो हमारा जी के बराबर में, ठीक है। बाकी कोई और संख्या कहीं मिल नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी बराबर डी ई बराबर जी, बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। चलिए समझ में आ गया, जिनको समझ में आ गया तो जिनको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हमारा हो गया प्रश्नावली नंबर 2 खत्म, ठीक है। अब जो आगे आएगा उसी के हिसाब से हम पढ़ाते रहेंगे, समझाते रहेंगे आपको, ठीक ना। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आती है उसको लाइक करके शेयर करना, बस इतना काम करना है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।